नमस्कार, मैं रोहन भिंड। आप जम्मू कश्मीर को दो वाक़यों से बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। एक तो वहाँ पे होने वाले अटैक और दूसरा उसको मिले हुए स्पेशल स्टेटस को, जिसको पिछले साल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का पर्यटन जो हम एंजॉय करते आ रहे हैं सदियों से, वहाँ पड़ने वाली बर्फ़, वहाँ शिकारों में होने वाली नदी की सैर और हाउस बोट में होने वाला हमारा सफ़र, हमारा एंजॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को हम कश्मीर को याद करते हैं। लेकिन पिछले 365 दिनों में जब कश्मीर में एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का और गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जाहिर की कि वहाँ पे पर्यटक अब जा नहीं सकते हैं, उसके बाद मार्च में खोला गया तो तत्काल ही पैंडेमिक आने की वजह से वहाँ लॉकडाउन हो गया। मतलब पूरे एक साल से वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। तो इस पूरे एक साल के लॉकडाउन ने वहाँ के जो शिकारा कम्युनिटी के लोग हैं, शिकारा मतलब वहाँ पे जो शिकारा चलाते हैं और जो हाउस बोट का जिनका बिजनेस है, जहाँ पे उनके हाउस बोट के होटल्स हैं, उन दोनों कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा हिट किया है। वहाँ पे शिकारा कम्युनिटी को, यानी शिकारा चलाने वाले लोग और हाउस बोट के लोग, इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है और इन सारे लोगों का सिर्फ और सिर्फ शिकारा के यानी शिकारा चलाने के बाद जो उनका इनकम होगा या फिर हाउस बोट रेंटेड करने के बाद जो इनकम होगा, इसी पर उनकी जीवन यापन चलता है। तो जब से 365 दिनों से यह लॉकडाउन है तो उनका जीवन यापन के जितने भी साधन है वह चले गए हैं। उनके बच्चों की शिक्षा अफेक्ट हो रही है, उनके पास रोजमर्रा के जो जीने की व्यवस्था है वह भी अब सिकुड़ती जा रही है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, सरकार को लिखा, सरकार को बताया कि स्पेशल पैकेज दिए। और हाउस बोट के बारे में तो और एक इशू है कि हाउस बोट में जब उनको रिन्यूअल प्रोसेस के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि आप पुराना हाउस बोट डिमिनिश कीजिए और उसके बाद आपको नया हाउस बोट का परमिशन दिया गया। तो वह भी एक समस्या है। करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के उन्होंने यह चीज़ खड़ी की है, तो अब उसको डिस्ट्रॉय करके नया कैसे खड़ा किया जा सकता है? इन सारे सवालों से वो शिकारा कम्युनिटी के लोग घिरे हुए हैं। तो ग्राउंड से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाते चलूँ तो आपको पता चलेगा कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है। देश का वेनिस कहने वाला जो कश्मीर है, बर्फ़ से लदे पहाड़, बहुत अच्छे अच्छे तस्वीरें जिसमें हिंदुस्तान से आए हुए प्रवासी बर्फ़ फेंकते हुए, प्यार का इजहार करते हुए। शिकारा फिल्म आपने देखी है पंडित साहब की इसमें भी शिकारे का एक कॉन्टेक्ट आता है जिसमें वो एक प्रेम की यात्रा को शिकारे से रिलेट करते दिखाते हैं। शिकारा और डल लेक यह समीकरण है। मानो आप कश्मीर में आए और शिकारे में बैठे नहीं, शिकारे की सवारी की नहीं, तो इसका कोई तुक नहीं बनता या फिर वो पूरी टूर नहीं हो जाएगी। लेकिन उसी समय उस शिकारे को चलाने वाले इंसान होते हैं। पिछले एक साल से पूरा लॉकडाउन है कश्मीर में। पहले लॉकडाउन था, एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, उस वजह से। बाद में पैंडेमिक आया तो उस वजह से शिकारा चलाने वाला जो भी है उनका फैमिली उसी पर डिपेंड करता है। तो उनको आने वाला जो भी इनकम है उसी से उनके घर चलते हैं। ऐसे समय में पूरा साल लॉकडाउन में उन लोगों ने निकाल दिया और उनका एक्चुअल में अभी क्या स्थिति है वह कैसे जानेंगे हम? वह जानने के लिए हमें बात करना पड़ेगा उन्हीं लोगों से। तो आज मैं कश्मीर में हूँ, शिकारे में बैठा हूँ, आप मुझे देख ही रहे हैं, लेकिन मैं इस शिकारे का एंजॉय न करते मैं उस दर्द को जानना चाहता हूँ, उनकी समस्याओं को जानना चाहता हूँ जो वो पिछले एक सालों से भुगत रहे हैं। तो हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब दूनू। याकूब साहब, पहले तो यह बताइए कि एक साल से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का। जी। जब एब्रोगेशन हुआ तो सरकार ने बोला था कि ट्रैवल ठीक हो जाएगा। इतना भी आपका भारतीय दर्शकों को पता चले कि कश्मीर में सुनहरी वादियों में घुमाने वाले जो शिकारे वाले लोग हैं वो किस कंडीशन में अब
है? जी, मैं सबसे पहले मैं ये बता के चलूँ कि मैं प्रवक्ता हूँ जो हमारे कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन है यहाँ पे। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, प्रश्न पूछा कि कैसा अनुभव है हमारा जब ये आर्टिकल 370 हट गया यहाँ पे कश्मीर से, तो सिर्फ 5 तारीख की बात नहीं करूँगा मैं आपसे, मैं 2 तारीख की बात करूँगा, 2 अगस्त 2019, जब यहाँ पे भारतीय सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी का हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट है वो अपने अपने रियासतों में वापस चले जाएं। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि उस ऐलान से हमारा जो लाइवलीहुड है, या ये कहिए का जो यहाँ की बैकबोन का लगा, और उसके बाद जो 370 आर्टिकल एब्रोगेशन का हुआ, और तब से लेके अगर कहीं कोई कमी पेशी बाकी रह गई थी तो वो यहाँ जब पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस फैला गया, जिसकी महामारी से सब कुछ उथल पुथल हुआ। तो इन नटशल में ये कहते चलूँ कि यहाँ पे जो शोबा सयाहत है, जिसको हम डिपार्टमेंट टूरिज़्म कहते हैं, या टूरिज़्म जो बैकबोन है, वो ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हुआ। अब जहाँ तक हमारे लाइवलीहुड की बात करें या हमारे जो हमारा रोज़मर्रा का जीना है यहाँ पे कैसा बसर हुआ, बस जो हमने लास्ट ईयर कुछ कच्चा पैसा बचा था तो उसी से हमने गुजारा किया। चाहे वो हाउस बोट वाले हो, होटल वाले हो, शिकारे वाले हो, घोड़े वाले हो, स्लेज वाले हो, हैंडलूम वाले हो, जो भी डिपार्टमेंट टूरिज़्म या टूरिज़्म के साथ जुड़े हैं, वो सब के सब आज की तारीख में बेबसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। याकूब साहब, एक सेंस मुझे ये बताइए कि इकोनॉमी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके लाइवलीहुड से, और लाइवलीहुड में सबसे इम्पोर्टेंट आता है बच्चों का पढ़ना। पैसे, शिक्षा, ये तो समीकरण है हमारे देश का। तो ये पूरा जो आप फेस कर रहे हैं उसके वजह से आपके कम्युनिटी के जो भी, आपके कम्युनिटी मतलब शिकारा कम्युनिटी की मैं ये कह रहा हूँ, तो शिकारा कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनके बच्चों के एजुकेशन पे और उनका जो सपनों का जो उनका महल है उस पे क्या असर आपको दिख रहा है पिछले 1 सालों में? जैसे कि पहली मार्च को यहाँ पे स्कूल खुल गई थी, और उसके बाद फ़ौरन जब ये महामारी यहाँ पे शुरू हुई, उसके बाद हमारे जो यहाँ पे स्कूल्स हैं वो बंद पड़े थे। लेकिन जो ही फर्स्ट को हमारे बच्चे स्कूल में गए थे, तो अगस्त से लेके अभी तक जो हमारा स्कूल का फ़ीस बाकी था, तो स्कूल के टीचर्स का पहला यही कहना था कि कल अब 2 तारीख को तभी आएंगे जब आप हमें पिछला फ़ीस जो है वो अदा करेंगे। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मुझे भगवान के लिए कहिए कि मैं वो फ़ीस कहां से लाऊं, जबकि मेरे हाउस बोट में एक भी टूरिस्ट अकोमोडेट नहीं हुआ है 5 तारीख से लेके अभी तक। तो वो भी एक हमारी परेशानी है कि हम अपने बच्चों का भविष्य जो हमारे बच्चों का है वो कैसे हम उनका पूरा करें, किताबें कैसे लाएं, फ़ीस कैसे अदा करें, उनका जो फ्यूचर है वो कैसे बनाएं। क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना यही होता है कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छे से अच्छे पद हासिल करें। लेकिन कश्मीर में अभी ये वाहिद ऐसा तबका है, हाउस बोट तबका, जहाँ पे दुकानें तो खुली, जैसे कि लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसे गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी हुई थी दुकानदारों के लिए, बाकी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए, या जो भी जो कमाने के ज़रिए है उनको गाइडलाइंस के तहत कहा गया कि आप ऐसे ऐसे उनको फॉलो करिएगा। लेकिन ये जो ये यूनिट है हाउस बोट, ये हम कहीं नहीं ले सकते सिवाय कि इसको सिर्फ अपने डल झील में या निकीन झील में, चिनार बाग में या रिवर जहली में रख सकते हैं। तो उसकी वजह से इसकी मूवमेंट भी नहीं कर सकते, और हमारा जो हैंड टू माउथ है वो टूरिज़्म है। तो जब टूरिस्ट नहीं आए, हाउस बोट का क्या करना? तो उसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है अभी तक, वो मैं ये कहूँगा वी आर ऑन द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही के दहाने पे हम खड़े हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को अप्रोच किया, क्या सरकार ने आपको कुछ कमिट किया, और कमिट किया
तो उसको उन्होंने क्या फॉलो किया, मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जी, मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहली बात तो आपको भी मालूम है और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी वासी हैं उनको भी मालूम है कि टूरिज़्म ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हुआ। उसके बावजूद भी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस है उन्होंने हमारे लिए एक काली किताब छापी थी, जिस काली किताब में काले कानून बनाए गए थे। वो इस तरह से नए गाइडलाइंस बनाए गए हाउस बोट के लिए, जबकि 30 साल से हम टूरिज़्म के लिए जूझ रहे हैं। और उन गाइडलाइंस के तहत हमको ये कहा गया था कि आप 5 ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लाइए, जैसे पीडीडी है, बिजली का महकमा है, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ से आप लाइएगा, फायर ब्रिगेड्स जो फायर सर्विस होते हैं उनसे आप एनओसी लाइएगा, जबकि इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट में हम जाया करते थे, रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाया करते थे, वहाँ पे अपना जो रिन्यूअल चार्जेस होते थे वो हम अदा करते थे और हमारी लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाती थी। उसके बाद और एक वहाँ पे काला कानून बनाया गया था कि जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा घर पीछे है हाउस बोट में, और उसको कहा गया था कि उन गाइडलाइंस के अनुसार कि आप अपने घर को डिमोलिश करिएगा, तब हम आपको आपके रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यूअल करेंगे। तो इस तरह से एक तो हम खुद पिस गए थे 30 सालों की वजह से, अनसिटी की वजह से, फिर अब्रोगेशन आर्टिकल 370, ये कोरोना वायरस, उसके बाद ये ऐसे गाइडलाइंस लाए गए। इनके बावजूद भी हमारी जो एसोसिएशन है, चेयरमैन साहब है, जनरल सेक्रेटरी साहब है, या जो पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए, यहाँ के जो डिपार्टमेंट टूरिज्म के डायरेक्टर साहब है उनके पास गए, सेक्रेटरीट में गए, सब के यहाँ पे हमने अपने जो ग्रीवेंस है वो उनको लिख के दिए हैं कि हमें कौन कौन सी मुश्किल, जैसे कि ये हाउस बोट जो है ये वुडन स्ट्रक्चर है, फ्रेंचाइज यूनिट है, और इसमें हर साल हमें जो रिपेयर्स की कॉकरिंग नहीं हो पाएगी टाइम पे, जैसे कि 1 साल के बाद हर मार्च टू मार्च हम किया करते थे इसको। तो अगर ये कॉकरिंग नहीं किया जाएगी तो सीधा हाउस बोट डूब जाएगा। और जैसे कि अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले डल झील में एक हाउस बोट जिसका नाम जहाज़ है वो भी डूब गया था, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो नौजवान हैं और जिन्होंने पूरे एफर्ट्स डाल के उस हाउस बोट को वापस पानी में से निकाला, और इसका खर्चा तकरीबन हर साल हमें 50,000 से लेके 1 लाख तक हो जाता है। तो मेरी बार बार हमने विनती की है भारतीय सरकार को, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी बोला है, वक्तन फ़ौक्तन हमने बहुत सारी चैनलों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आज उनसे विनती करता हूँ भारतीय सरकार से कि हमें कोई पाओगे। तो इस नॉवेल्टी को अगर ज़िंदा रखना है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा और हमें इस हेरिटेज को बचाने के लिए एक मखसूस पैकेज जो के तौर पे होगा उसका ऐलान करना होगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता के चलूँ, अगर ये चीज़ अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मदद नहीं आ पाएगी तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगे 30 सालों के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे आएगी उनको हम सिर्फ इस हाउस बोट का टेक्स्ट दिखाएंगे, और जब वो हमसे पूछेंगे कि हाउस बोट कैसा हुआ करता था तो हम सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखा सकते, क्योंकि इसका वजूद इस 30 सालों के बाद कहीं नहीं मिलेगा। एक और छोटा सा सवाल इससे ही जुड़ा है, मुझे ये बताइए कि नॉर्मली एक शिकारे वाले का इनकम कितना होता है 1 साल में नॉर्मली? तब लोगों को, क्योंकि भाषा लोगों को पैसों की समझ में आती है, तो आप अभी तक जितना भी कह रहे थे इसको समझाने के लिए आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप 365 दिनों में कितना कमाते थे और कितना आपने गवाया है, वो आप थोड़ा बताइए। जी यहाँ पे में जो हनीमून्स होते हैं वो आते हैं बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है। मेन जो हमारा पीक सीज़न मैं जिसको बोलूँ वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक
का रहता है। तो जैसे मेरा हाउस बोट है और विद बोर्डिंग एंड लॉजिंग, जिसको हम ये कहें विद डिनर ब्रेकफास्ट एंड रूम, तो वो हम अपने गेस्ट को 4,000 रुपया चार्ज करते थे। लेकिन अभी हमने जैसे ये आर्टिकल 370 और ये कोरोना, उसकी वजह से हमने 50% का डिस्काउंट किया था। तो जैसे मेरे पास 3 रूम्स का हाउस बोट है, तो समझ लीजिए कि अगर हम 4,000 का टेरिफ है या 5,000 का टेरिफ है हमारा गवर्नमेंट टेरिफ, तो हम उसमें 50% भी जोड़ दे तो वो 2 रूम का 6,000 रुपया मेरे को हर दिन नुकसान होता था। इसी को आप 5 महीनों से जोड़िएगा तो ये 300 डेज हो जाते हैं। तो वो दिन मिला के आप देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, इतना हमारा इस साल का, इस सीज़न का नुकसान हो चुका है। वादियों की हवा न कुछ कह सकी, हम निकल गए, उन्होंने हमको रुसवा किया। यह पंक्ति है जनाब राहत साहब की। एक बार उन्होंने लिखा था, आप किसी के दर्द को या फिर किसी की समस्या को दूर से महसूस नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती है तो गन बैटल की बात होती है। आपने देखा इनके भी वही प्रॉब्लम है जो बाकी भारत के हैं। इनके पास भी वही समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र। यही आज का सच है। कैमरामैन मंजूर अल हसन के साथ मैं रोहन भेंडे, इंडिया बुलेटिन के लिए श्रीनगर से। जहाँ कश्मीर के लोग, शिकारा कम्युनिटी के लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ दूर बिहार में, कश्मीर से दूर बिहार में लोग जो है तुसरुकोना गांव के जो लोग हैं, उनके प्रखंड में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। बारिश में उनके रास्ते बह गए हैं, उनके पास ना घर जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए कोई रास्ता है, और ना उनके पास दूसरी कोई सुविधाएं हैं जिसको यूज़ करके वह अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। यहाँ के जो विधायक हैं उनको वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। जब चुनाव का प्रचार है तब आएंगे और 5 साल के बाद दोबारा आएंगे। इससे ज़्यादा उनका कोई वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना डेवलपमेंट है, लाइट का बहुत इशू है। बारिश जैसे ही आती है तो पूरे रास्ते धंस जाते हैं, पूरे तरफ पानी हो जाता है। रिपोर्ट देखते चलिए। हमारे जो झारखंड ब्यूरो चीफ है शम्मी अहमद साहब, इनकी आप रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल प्रीमाइसेस जो है वो सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक है। इलेक्शन आएंगे तो ये विकास के वादे करेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। सड़क, पानी, पुल व अन्य मूलभूत सुविधा गांव के अंतिम लोगों तक पहुंचाने की बात सरकार करते नहीं थकती। लेकिन झारखंड के गुमला जिले के इस गांव की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। गांव की तस्वीर देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के 74वें साल में प्रवेश के बाद भी यहाँ के लोग टापू बने इस गांव में रहने को मजबूर हैं। इस गांव में जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पुल। पेयजल की भी मुकम्मल सुविधा से महरूम गुमला जिले के तुसरुकोना के लोगों की सूद लेने ना ही अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि आना मुनासिब समझते हैं। सरकार के दावे को खोखला साबित करता इस गांव की तस्वीर देखकर सरकार के दावे केवल कागजी नजर आते हैं। मामला गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के नरमा पंचायत के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तराई में बसा तुसरुकोना गांव की है, जहां आज भी यह गांव विकास की बाट जोह रहा है। आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के लगभग 50 परिवार के करीबन 500 लोग इस गांव में निवास करते हैं। गांव की बात करें तो इस गांव में सड़क का अभाव है, जिससे बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है। लोग किसी काम से बाहर भी जाते हैं तो पानी से भरे नाला को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। समझाना चाहता हूँ मैं, ये मेरा तुसरुकोना गांव है सर। ये गिरिजा जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोगों की जो सरकार जो हम लोग को मूल सुविधा जो देने की बात करती है सरकार, और अभी तक जो हमारे गांव घर तक चूल्हा तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में हम विफल हम बोल सकते हैं सरकार की योजना को। और अभी देख रहे हैं कि हमारे गांव में अभी रोड नहीं घुसा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना बाढ़ उतर रही है। यहाँ पर ना तो आने जाने की सुविधा है, पुल है ना, तो कलबट पुल है ना, छलटा पुल है, कुछ नहीं है। हम लोग को इस समय में बहुत हम लोग को तकलीफ होती है। बरसात के दिनों में हम लोग पार होने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि हम लोग के गांव में
कोई बीमार हो जाता है तो हम लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और कैसे, क्योंकि बाढ़ पानी उतरते तो हम लोग को इधर हम लोग को कोई ट्रीटमेंट करने का सुविधा भी नहीं है। तो इस तरह से लोगों का जान जीवन जो है खतरा में पड़ जाता है सर, और काफ़ी लोगों की यहीं तक समाप्त होने का चांस ज़्यादा रहता है सर। मौजूदा सरकार की माने तो शौचालय, आवास, पानी, शिक्षा, मेडिकल जैसे तमाम ऐसे मूलभूत सुविधा सरकार गांव के अंतिम लोगों तक पहुंचाने की लगातार बात करती है। लेकिन तस्वीर देखने के बाद सरकार और जिला प्रशासन की बात खोखली नजर आती है। ग्रामीणों की माने तो स्थानीय विधायक चमरा लिंडा सिर्फ चुनाव के समय गांव में दिखाई देते हैं। विधायक का ताज मिलने के बाद किए गए विकास के दावे तो दूर, गांव को देखने तक नहीं आते। इस नदी के लिए हम लोग 2-3 बार हम लोग पुल के लिए हम लोग बहुत बार हम लोग कोशिश किए कि बन जाए। हम लोग 2-3 बार अभी चमरा लिंडा को हम लोग जो विधायक है उस पर हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हम लोग के लिए व्यवस्था यहाँ करें, आने जाने के लिए रोड भी यहाँ दे हम लोग को, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कभी कभी हम लोग को चुनाव के टाइम भी बोलते हैं बहुत कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। चुनाव के समय तो इससे बहुत वादे करते हैं कि घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, इस तरह से बहुत कुछ बोलते हैं। सर ये टापू बन जाता है, देखिए हम लोग को वहाँ जो दिख रहा है वहाँ से बहुत कीचड़ भी है और इधर घर भी है बहुत सारा, हम लोग आने जाने बहुत परेशानी होती है। घरे रांगरिता कहे ना हमें निशन कर दो उसन कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवे ना वो आवेल हमें निशन कर दो वो आवेल वो हमें निशन कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवा था ना बुढ़िया सुढ़िया मन ले वृद्धा मिलल बूढ़ा मन ले वृद्धा लखे मिलल चमरा लिंडा एक बार देखे हो नहीं आवे। इधर भाजपा के नगर अध्यक्ष संजय साहू ने इस मामले को लेकर तंज कसते हुए मौजूदा हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसमें वर्तमान विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ध्यान देना चाहिए। वहीं मिशन बदलाव की टीम भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाने की बात करती है। चमरा लिंडा जी, उनके बारे एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि वो तथाकथित अपने रणनीति से उसका एक ही काम है कि चुनाव जीतना और 5 साल बाद फिर वोट लेने के लिए पहुंच जाना। 5 साल के दरमियान में उनका कभी भी कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, ना कभी जनता के बीच जाते हैं। और रह गई तुसरू कोना के बारे में, जिसका आपने बहुत अच्छी बात बताई, वहाँ पर सरकार को भी ध्यान देना है और वहाँ के विधायक को ध्यान देना है। लेकिन विधायक है तो वहाँ जरा सा भी एक दिन का भी समय वहाँ नहीं देते हैं। और तुसरू कोना की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि बीच में संपर्क पथ नहीं होने के चलते बरसात के दिन में वो पूरा टापू जैसा बन जाता है। वो क्षेत्र पूरा गांव टापू बन जाता है। वहाँ कोई छलटा पुल का भी व्यवस्था नहीं हो जाता है, क्योंकि जो बीच में नाला बहता है उसका पानी का करंट इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ छलटा पुल भी नहीं बनाया जा सकता है। इस पर विधायक को ध्यान देना चाहिए, चमरा लिंडा को, और हेमंत सोरेन को ध्यान देना चाहिए। चूँकि ये विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही है और सरकार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, और ये दोनों दल अपने आप को आदिवासी जनजाति की सबसे बड़ा हितैषी दल अपने आप को मानते हैं। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी तक यहाँ की जो पुल पुलिया और सड़क की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ टापू गांव वाले मजबूरन टापू में ज़िंदगी जीना पसंद तो ना कर रहे हैं, मगर मजबूर हैं। लोगों की समस्या बहुत है। अगर हम देखें तो यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, सब में झाड़ी आ गया है। एजुकेशन भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे कथित मात्र का ही रह गया है। और जो रोड और नाली की अगर हम बात करें तो जो लोगों के बीच तक पहुँचना चाहे था वो रोड भी नहीं है। जो गांव से शहर की ओर रास्ता कनेक्टिंग है वो टापू सा बन गया है। वहीं मामले से जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को जब अवगत कराया गया तो मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने बताया कि अब मामला संज्ञान में आया है, अब अधिकारी भेज पूरी जानकारी जुटा लेने के बाद समस्या का निदान जल्द ही कर लिया जाएगा। लेकिन गांव वालों की समस्या का समाधान कब तक पूरा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाज के अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं
तो उनको मूलभूत सुविधाओं से लैस कराई जाए। उसमें रोड आ गया, उसमें उसके सामुदायिक भवन आ गया, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिले, और उसको खाने की तरफ से 35 किलो का अनाज जो मुफ्त में मिलता है 1 रुपये के रेट से, उसको मिले। और इन सबों को आपने जैसा बताया कि ये प्रिमिटिव ट्राइब हैं, तो इनको अंत्योदय योजना से जोड़ के हम लोग करेंगे। और अभी तक यदि नहीं पहुंचा है, इसकी मैं जांच करवा लेता हूं, तो इसको अविलंब मैं 15 दिन के अंदर में कराने का जरूर प्रयास करूँगा। बहरहाल जो भी हो, आज़ादी के 7 दशक गुजर जाने के बाद भी आदिम जनजाति के इस गांव का विकास ना होना यहां के जिला प्रशासन और सरकार की लापरवाही साफ तौर पर दर्शाता है। द इंडिया बुलेटिन के लिए गुमला से सहयोगी अजीत सोनी व सहयोगी कैमरा पर्सन शमशाद आलम के साथ शमीम अहमद, गुमला, झारखंड। झारखंड से सटे बिहार राज्य में एक प्रखंड में तो ऐसा हुआ है कि बारिश इतनी हो गई है कि पूरे घरों में पानी हो गया है। पूरे पानी के वजह से उनके पास पूरी मिट्टी आ गई है, और सरकार की कोई मदद नहीं है। जो 6000 देने की बात हो रही थी, वो 6000 भी किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखते जाइए हमारे रिपोर्टर सरविन कुमार की, तो आपको पता चलेगा व्यवस्था कैसी काम करती है। जो अनाउंसमेंट करते हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे सरकार ने कोई घोषणा की, किसी एक चेक का जो बड़ा सैंपल चेक आता है वो दे दिया, लेकिन महीने हो गए तो वो जो चेक है वो कलेक्ट नहीं हुआ, कलेक्टर ने दिया नहीं, बैंक में गया नहीं। ये घटनाएं होती रहती है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा। मैं सरविन कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया बुलेटिन। अभी भी देख सकते हैं बिहार का क्या स्थिति है। बाढ़ से घरों में पानी घुस रखा है, लोग परेशान हैं, घर द्वार छोड़ के बाहर निकल कर पड़े हैं। खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं है, और मुखिया की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। जो गवर्नमेंट ने 6000 रुपये ऐलान किया था, वो भी अभी तक नहीं मिला है। इन लोगों से बात करते हैं और ये क्या बोलते हैं, ग्रामीण से पूछते हैं और घर वाले से। हाँ जी, क्या परेशानी है, अभी क्यों नहीं मिला आपके 6000 रुपये? जी सर, हम लोग परेशान ताहिबे है, लेकिन हम लोगों का मुखिया जी एक बार घूम के भी देखने नहीं आए हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से 6000 का मुआवजा भी हम लोगों का नहीं मिला है, लेकिन हम लोग खाने बगैर मर रहे हैं। देखिए घर में पूरा पानी घुस गया है, अनाज उनाज पूरा दहा गया है। हम लोग क्या करें, कोई देखने वाला नहीं है। मेरा वार्ड नंबर भी है, वो भी नहीं आता है, नहीं कुछ देता है। पन्नी मिल बांटने वाला था, पन्नी भी हम लोगों को नहीं दिया। हम लोग क्या करें, उसका न्याय हमको दीजिए। अच्छा, तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए जाके, मुखिया से कुछ नहीं बोले हैं? वो क्या बोल रहे हैं? हम लोग किए थे, लेकिन मुखिया जी बोले सरकार का तरफ से कुछ नहीं आया है, जो आएगा तब मिलेगा। हम सोचे जब बाढ़ खत्म होगा, जब हम लोग लेकर के क्या करेंगे, इसीलिए मुखिया जी उस बात पर अथी नहीं ली। लेकिन सारे प्रखंड में अभी तक आ चुका है, लेकिन ये हत्था पंचायत का वार्ड नंबर 4 में अभी तक कुछ नहीं मिला है। ऐसा क्यों, इनसे जानते हैं। क्योंकि हम मुखिया जी को कहने गए तो मुखिया जी बोले कि से वीडियो से पता करना होगा, सीओ से पता करना होगा। हमको आप लोग क्या कहते हैं, हम क्या करें। हम ठीक है, हम लोग चले आए वहाँ से लौट कर। लेकिन वीडियो और सीओ को तो बोलना मुखिया का काम है, हम लोग क्यों जाए उनके पास? आप जाइए। तो मुखिया जी बोले कि से हम गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं लिया। तो हम लोग सोचे ठीक है, हम लोग ब्लॉक जाएंगे, वीडियो सीओ को कहेंगे। अभी पानी उनी ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग जाएंगे तब उसको कहेंगे। देख सकते हैं इनका क्या हाल है। घर में अभी पूरा सामान बिखरा पड़ा है, जो भी सामान था खाने पीने का सारा ख़त्म हो रखा है। और ये सारे देख रहे हैं कैसे टाइम इनका पास हो रहा है, वो तो ऊपर वाले ही जाने। लेकिन यहाँ का कोई मुखिया, कोई फंड नहीं आया, कोई राशन नहीं इनका वितरण हुआ है। कहता है सब सरकार बोलते हैं हर जगह ये चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए इधर दिखाते हैं क्या स्थिति है इनके घर का। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस घर का क्या हाल है। लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे, पूरा वो हो रखा है। इनसे जानते हैं इनका अनाज उनाज डूबा या बचा है, क्या ये खाते हैं। क्या आपका अनाज उनाज बचा या नहीं बचा? देखा, आप तो देखने की है, कुछ नहीं बचा हुआ है। हर सामान दहा गया। मेरा बहुत नुकसान हुआ है बाढ़ से, लेकिन हमको सरकार एक भी मुआवजा नहीं देता है, नहीं मिला है। देख सकते हैं अभी भी इनके आंगन में पानी जमा हुआ है। देख सकते हैं, मेरे कैमरा में दिखा रहे हैं आपको पानी। चारों तरफ इनके घर के चारों तरफ पानी है। लेकिन अभी तक इनको सरकार गवर्नमेंट ने ऐलान किया था बाढ़ के 6000 रुपये मिलेंगे, लेकिन
इनके तरफ वार्ड नंबर 4 में इनको 1 भी रुपया नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं इनको नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। देख सकते हैं पानी का क्या हाल है अभी यहाँ पे। कैमरामैन को मैं बोलता हूँ थोड़ा दिखाने के, दिखाइए इधर कैसा क्या है। चलिए इनसे और आगे देखते हैं क्या हाल है, क्योंकि रास्ते भी कैसे पानी है भरा हुआ है। मुझे यहाँ पे वो करने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है, पैर फिसल रहा है, फिर भी संभल के भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन दिखा रहे हैं, आप लोग को देखिएगा बहुत बुरा स्थिति है यहाँ पे। कट कीजिए। क्या कश्मीर, क्या बिहार, क्या झारखंड, पूरे भारत का एक ही चित्र। ये चित्र इसलिए है क्योंकि सामान्य नागरिक अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाते नहीं हैं। सत्ता को गलियाने वाला जो मीडिया है उसके वजह से सारे तरफ भोंपू बज रहे हैं और इन भोंपू की आवाज़ में जो सामान्य जन की आवाज़ क्षीण होती जा रही है। ग्राउंड से जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा समस्याएं कितनी अंदर तक है। आज का मेरा शो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.